तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम विधि सोनित्य अध्याय है उसके सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के सेशन में हम लोग जो है इस चैप्टर के जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या डिजीज हैं इसको कवर करने जा रहे हैं। वो 3 है मद, मूर्छा एंड संन्यास। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए इन श्लोका से ही जो तीनों को जो है एक साथ कवर कर लेंगे, साथ साथ इनके संप्राप्ति को भी यहीं पर कवर कर लेंगे। श्लोका क्या कहता है कि यदा तो रक्तवाहिनी रस संज्ञा वाहिनी च पृथक पृथक समस्ता वा श्रोतांसी कुपिता मलः मलिन आहारशीलस्य रजो मोह आवृतात्मनः प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधि तदा। ओके, तो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये श्लोका ये कह रहा है कि मलिन आहार शीलस्य, ये वर्ड आया है ना, यानी कि जो मलिन आहार है उसका शील, यानी लगातार यदि कोई पर्सन सेवन कर रहा है उस मलिन आहार का, तो उसको क्या होता है कि रज मोह आवृत आत्मना, यानी कि उसके जो आत्मा है वो रज एंड मोह यानी कि तम, इनसे आवृत हो जाते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि पृथक पृथक समस्ता, या तो पृथक पृथक या फिर समस्त रूप से, कौन सी चीज़, तो दोष, जो वात पित्त कफ ये तीनों दोष है, या तो अलग अलग, या तो वात या फिर पित्त या फिर कफ या फिर समस्त, यानी तीनों दोष कुपित होते हैं। और कुपित होने के बाद वो क्या करते हैं कि श्रोतांसी कुपिता, जो स्रोतस है, इसमें मेनली 3 स्रोतस का नाम दिया है, रक्त वाहिनी, रस एंड संज्ञा वाहिनी। तो वही रक्त, रस एंड संज्ञा, इन तीनों को ये दोष कुपित होने के बाद वहाँ जाते हैं और उसको अवरोध करते हैं, इन सारे स्रोतस को, जिसके वजह से ये 3 डिजीज होते हैं, मद, मूर्छा एंड संन्यास। यहाँ पे ऑर्डर बताया है कि सीवियरिटी जो है संन्यास में सबसे ज़्यादा, उससे कम मूर्छा और उससे भी कम मद में होता है, ये बता रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या संप्राप्ति भी क्लियर हो गया कि मलिन आहार का सेवन कर रहे हैं, जिसके वजह से आत्मा रजन तम से आवृत होगा, जिसके वजह से ये दोष जो वात पित्त कफ या तो पृथक पृथक या समस्त रूप से एग्रेवेट होंगे। एग्रेवेट होने के बाद दोष कहीं ना कहीं जाएंगे, तो जिस स्रोतस में जाएंगे वो स्रोतस है रसवह, रक्तवा एंड संज्ञा व स्रोतस, वहाँ जाकर करेंगे क्या, तो स्रोतस को अवरोध करेंगे, और जिसके वजह से ये 3 डिजीज मद, मूर्छा एंड संन्यास होगा, और उसका भी जो सिवियरिटी का ऑर्डर है। ओके, तो इसमें जो घटक आए हैं वही सारा चीज़ें, मलिन आहार का सीलन लगातार सेवन कर रहा है, आत्मा रजन तम से आवृत हो रहा है, एंड दोष क्या है, पृथक पृथक या समस्त रूप से कुपित हो जा रहे हैं। ओके, इसके बाद ये बता रहा है कि यदि जो दोष वात पित्त कफ जो एग्रेवेट हुए थे वो यदि अल्प मात्रा में कुपित होंगे तो स्रोतस में भी जाकर के अल्प मात्रा में स्रोतस को दूषित करेंगे। वहीं यदि मध्य मात्रा में कुपित होंगे तो मध्य प्रमाण में अवरुद्ध करेंगे, और अधिक मात्रा में कुपित होंगे तो स्रोतस को अधिक मात्रा में अवरुद्ध करेंगे। ओके, ये तो जनरल पॉइंट हुए। काम का बात ये है कि यदि अल्प मात्रा में दूषित होंगे तो मद प्रॉब्लम होगा, मध्य मात्रा में दूषित हो रहे तो मूर्छा, और अधिक मात्रा में होंगे तो संन्यास रोग को बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर इसके थ्रू भी यही सिवियरिटी बता रहा है कि संन्यास ज़्यादा सिवियर है एज कम्पेयर टू मूर्छा एंड मद। इसके बाद हम लोग एक एक करके इन तीनों डिजीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मद रोग। तो मद रोगों को कई जगह पर मोह भी कहा गया, मद के जगह ये मोह वर्ड भी लिया गया है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पर्सन है जिसको मद होता है वो ज्ञान शून्य हो जाता है। ओके, ज्ञान शून्य या फिर संज्ञा नाश हो जाता है। तो मद पढ़ो या फिर आप मूर्छा पढ़ो, दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि वो पर्सन संज्ञा नाश या ज्ञान शून्य होता है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस यह है कि यदि मूर्छा रोग होगा, जो इसके बाद पढ़ेंगे, तो मूर्छा रोग में वो पर्सन संज्ञा नाश या ज्ञान शून्य होकर के वो गिर जाएगा। ओके, बेहोश हो जाएगा। लेकिन मद रोग में जो है बेहोशी का कंडीशन नहीं होता, पूर्ण रूप से बेहोश नहीं होगा। इसमें होगा क्या कि ज्ञान शून्य तो होगा, लेकिन उसके बाद वो यदि बैठा है, सिटिंग पोजीशन में है तो बैठा ही रह जाएगा, यदि सोया है तो सोया हुआ ही रह जाएगा। ओके, ये इस कंडीशन में ये बेहोश नहीं होगा पूर्ण रूप से। ओके,
तो ये है मद रोग में। अब इसकी संप्राप्ति यदि हम देखें तो इसमें होता क्या है कि अपने कारण से प्रकोपित, यदि हम वातिक मद का कर रहे हैं तो वायु, पित्तिक मद का करेंगे तो पित्त, या कफज का करेंगे कफ, एंड सन्निपातिज कहेंगे तो सन्निपात। मद रोग 4 तरह के होते हैं, वात, पित्त, कफ एंड सन्निपातिज। तो जो भी मद है उनका अपने आप को, वात, पित्त, कफ को दुष्टि करने वाले कारण के वजह से क्या होगा कि दुर्बल जो मन का स्थान हृदय या फिर मनोवाह स्रोतस में वो दोष जाकर के प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद क्या करेंगे, उस मन को क्षुब्ध कर देंगे, जिसके वजह से संज्ञा नाश हो जाता है और फिर फाइनली ये मद रोग हो जाता है। ओके, इसके बाद जो है हम लोग जो भी 4 टाइप्स ऑफ मद हैं उनका एक एक करके सभी के कुछ लक्षणों को जो है कंपैरेटिवली पढ़ने का कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले वचन की बात की जाए, वो पर्सन किस तरह बोलेगा, तो तीनों में देखते हैं। यदि वात वाला मद है, वातिक मद है, तो वो पर्सन शक्तान अल्प द्रुत भाषा में उसके लिए वर्ड है, यानी कि वो रुक रुक कर बोलेगा, अल्प बोलेगा, अस्पष्ट बोलेगा, द्रुत भाषा मीन्स बहुत ही शीघ्रतापूर्वक वचन बोलेगा। ओके, वैसे भी ये वात का ही गुण है कि वो रुक रुक कर बोलना या शीघ्रतापूर्वक बोलना, चल वगैरह गुण है। सेम पित्त की वजह से मद हुआ तो उसमें वो कैसा वचन बोलेगा, तो उसमें सक्रोध परुष भाषा, यानी क्रोध युक्त वचन बोलेगा एंड कठोर वचन बोलेगा, हार्श वर्ड बोलेगा। एंड श्लेष्मिक मद है तो उसका वचन कैसा होगा, अल्प होगा एंड असंबद्ध होगा, यानी बहुत कम बोलेगा एंड इररिलेवेंट टॉकिंग करेगा, जिसका कुछ सेंस नहीं हो ऐसा बात करेगा। वहीं पर यदि आकृति में कंपेयर किया जाए तो जो अपीयरेंस होगा वातिक मद में वात का ही गुण होगा, रुक्ष, श्याव एंड अरुण वर्ण होगा। पित्त की वजह से मद है तो उसमें क्या होगा, रक्त पित्त असित आकृति, यानी कि रक्त पित्त वर्ण का होगा या असित यानी कृष्ण वर्ण का होगा। श्लेष्मिक मद में कैसा आकृति होगा, पांडु वर्ण का। ओके, तो ये जो है नॉर्मल फीचर, जो नॉर्मल गुण है वात पित्त कफ का, उससे ही मिलता जुलता सब उसमें आ रहा है। वातिक में वात वाले ही रुक्स्याव है, पित्त में जो है पित्त वाले ही रक्त पित्त हैं, कफ में जो है कफ के जैसा ही श्वेत या पांडु वर्ण हो गया। ओके, देन जो इसमें जो चेष्टा या फिर कर्म वगैरह जो है वो देखा जाए तो वात में जो है वात के जैसा ही चेष्टा करेगा, चंचल होगा और अनवस्थित होगा। ओके, एंड पित्त वाले में क्या होगा, वो संप्रहार कली प्रियम, वो जो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वैर द्वेष, ये सब उसको पसंद होगा जब पित्त के वजह से मद हुआ हो तो। एंड श्लेष्म वाले में क्या होगा, तंद्रा आलस से युक्त होगा, हमेशा ड्रॉजीनेस फील करेगा, लेथार्जीनेस फील करेगा एंड सतत चिंता, कंटिन्यूसली थिंकिंग करता रहेगा, सोचता रहेगा कुछ ना कुछ। तो ये हो गए तीनों मद के जो है कुछ कंपैरिजन एंड फीचर्स। एंड सन्निपातिक मद के बारे में सिंपल है कि सन्निपात जो है तीनों का मिलता जुलता लक्षण है, तीनों का कॉमन होता है, तो इसमें भी जो है वात पित्त कफ का जो है मिलता जुलता लक्षण होगा। इसके बाद जो है मध्य रोग के बारे में कुछ विशिष्ट बात दी है, वो देखते हैं। इसमें कहा है कि जायते साम्यते शिप्रम, यानी जायते शिप्रम एंड साम्यते शिप्रम। जायते शिप्रम का मतलब होता है कि शीघ्र ही उत्पन्न होना, एंड साम्यते शिप्रम का मतलब होता है शीघ्र ही अच्छा हो जाना। ओके, तो किसके लिए है कि मदो मध्य मदाकृति, जो मद विकार जो है अभी हमने पढ़ा मद मूर्छा संन्यास में, तो वो मद विकार में जो है मदिरा पीने पर से जो मद न होता है ना, जो नशा, मदिरा मीन शराब वगैरह, तो शराब पीने पे जो नशा होता है उसी के स्वरूप का रोग इस मद विकार में होता है, उसी के जैसा। इसमें जो है पूर्ण रूप से बेहोशी नहीं होता, ये आप जान चुके हैं। तो बस जो नशा जैसा होता है शराब पीने के बाद, वैसा ही मद इसमें भी होता है, जो कि शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। ये विशिष्ट बात बताया है मद के बारे में। मद का जो है प्रधानतः 3 कारण बता रहे हैं। एक तो मद्यज हो गया जो शराब पीने से, दूसरा विष के वजह से, तीसरा रक्त विकार जन्य। ओके, एंड तीनों का तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो वात पित्त कफ दोष के वजह से ही होता है और किसी और के कारण नहीं होता है। एंड मद के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग मूर्छा रोग को पढ़ते हैं। ओके, मूर्छा रोग बेसिकली क्या है कि शरीर वैसी शारीरिक अवस्था है जिसमें रोगी जो है अचानक बेहोश होकर के गिर जाता है, अचानक बेहोश हो जाता है सडनली। मद में क्या था कि बेहोशी वाली अवस्था नहीं था, संज्ञानाश तो वहाँ भी था, संज्ञानाश यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें क्या है कि वो पर्सन बेहोश हो जाएगा। ये बेसिकली होता कैसे है, तो इसमें क्या है कि मस्तिष्क प्रदेश है उसमें रक्त अल्पता के वजह से होता है, यानी जो ब्रेन है
ब्रेन में ब्लड की डेफिशिएंसी या एनीमिया हो जाए, उसकी वजह से ये मूर्छा रोग होता है। इसके लिए दो रीजन बताया गया है मूर्छा का। एक तो रीजन हुआ कि आपकी जो रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स है वो, एंड दूसरा क्या है, हृदय यानी कार्डियक। इनमें जो है किसी भी तरह की विकृति या डिफॉर्मिटी हो जाए, उसके वजह से मूर्छा होती है। तो ब्लड वेसल्स में डिफॉर्मिटी में, विकृति में ये हो जाएगा कि जो आपका ब्लड प्रेशर है, ओके, या तो वो अधिक हो जाए या फिर कम हो जाए, उसके वजह से मूर्छा हो सकती है। एंड जो कार्डियक हार्ट वाले में जो है प्रॉब्लम है, तो उसमें किसी भी तरह का जो है पार्शियल हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, या फिर एट्रियो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर रिदम बिगड़ जाए, या ऑरिकुलर इम्पल्सेज जो है उसमें किसी भी तरह का डिफॉर्मिटी आ जाए, या फिर जो हार्ट बीट अचानक बढ़ जाए, तो किसी भी तरीके से जो है ब्लड वेसल्स या कार्डियक जो है डिफॉर्मिटी होने की वजह से वो पर्सन क्या होता है, फेंट हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ओके, इसके बाद जो है हम लोग मूर्छा के भी जो है टाइप्स के बारे में कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। जिस तरह मद में 4 तरह के वात पित्त कफ एंड सन्निपातज मद थे, वैसे ही मूर्छा भी 4 तरह के हैं, वात पित्त कफ एंड सन्निपातज। तो इसको भी हम लोग कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। और हाँ, मूर्छा को पढ़ने से पहले एक चीज़ ऐसे पढ़ो तो आपको अच्छे से याद रहेगा। इसमें हमको 2 केस देखना है, एक बिफोर मूर्छा, दूसरा आफ्टर मूर्छा, यानी कि मूर्छित होने से पहले क्या कंडीशन है, और मूर्छित होने के मीन्स होश में आने के बाद का क्या कंडीशन है। ओके, तो सबसे पहले जो है तीनों का बिफोर मूर्छा देखते हैं, यानी मूर्छित होने से पहले उसे क्या लगता है। तो मूर्छित होने से पहले तीनों केस में वो आकाश को देखेगा ऊपर, और यदि वात के वजह से मूर्छा है तो उसको आकाश नीला, काला या फिर अरुण वर्ण का दिखा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ण का है, तो होश आने के बाद वो बताएगा कि हाँ, हमको मूर्छित होने से पहले आसमान जो है ऐसा ऐसा वर्ण का दिख रहा था, तो समझ में आएगा कि अच्छा ये वात के वजह से मूर्छा हुआ था इसको। सिमिलर पित्त वाले मूर्छा में क्या होगा कि उसको आकाश लाल, हरित या पित्त वर्ण का दिखेगा। ओके, एंड जो कफ के वजह से मूर्छा है उसको आकाश कैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि मेघ से भरा हुआ है, बादल बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है और अंधकार से घिरा हुआ ऐसा दिखेगा। तो ये तीनों केस में क्या हुआ, बिफोर मूर्छा, मूर्छित होने से पहले। अब क्या है कि होश में आने के बाद का क्या सीन है वो देखते हैं तीनों में। तो यदि वात की वजह से मूर्छा हुआ है तो उसको क्या होगा कि बहुत जल्दी होश में आ जाएगा, शीघ्र ही होश में आ जाएगा मूर्छित होने के बाद। वात का वैसे भी चल गुण है, शीघ्रता, ये सब वात में आता है। और कफ क्या है, इसका जो जस्ट अपोजिट है। तो कफ में मूर्छा होने के बाद जो वो देर से उठता है, ये यहीं पे बता दे रहा हूँ, पहले वात का ही क्लियर कर ले रहे हैं। ओके, तो वात में क्या है कि होश में आने के बाद तो सबसे पहले कि बहुत जल्दी होश में आ गया। दूसरी पॉइंट यह है कि होश में आने के बाद उसे क्या लगेगा कि उसको वेपथु हो रहा है। वेपथु कहने का मतलब कंपन, बॉडी में ट्रिमिंग हो रहा है। साथ साथ क्या है कि अंग मर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, एंड प्रपीड़ा हृदयस्य च, यानी हार्ट वाले रीजन में पीड़ा हो रहा है। इसके अलावा उसको क्रिस्ता भी हो रहा है। साथ साथ उसकी जो आकृति है श्याव एंड अरुण वर्ण की हो गई। तो ये सभी चीज़ जो है होश में आने के बाद वो बताएगा कि ऐसा ऐसा फील हो रहा है। और बिफोर मूर्छा उसको ये सारा वर्ण दिखा था आकाश, तो समझ में आ जाएगा कि वातज मूर्छा है। नाउ पित्तज मूर्छा में क्या है कि बिफोर मूर्छा तो जान गया, अब होश में आने के बाद क्या हो रहा है। तो होश में आने के बाद उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। लगेगा क्या, सच में भी होता रहता है इसमें स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, एंड संताप जो है, बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, ये सब फील करेगा। ओके, इसके अलावा क्या करेगा कि उसका नेत्र जो है ना रक्त या पित्त वर्ण का हो गया, नेत्र में व्याकुलता लगेगा। ओके, एंड होश में आने के बाद जो उसको पतला पुरुष भी हो जाता है, एंड हमेशा जो है शरीर का वर्ण क्या है, पीला रहता है। तो ये आप जब देखोगे तो ये सारे का सारे वात का ही, पित्त का ही गुण है। ओके, पित्त में क्या है कि उष्णता है तो स्वेद बहुत हो गया, उष्णता की वजह से पिपासा, संताप। पित्त का वर्ण रक्त पित्त वर्ण का होता है तो नेत्र भी रक्त पिंड वर्ण का। पित्त की वजह से व्याकुलता भी होती है, और अतिसार, ये सभी जो डिजीज है वो भी पित्तज मेनली होता है पित्त की वजह से। तो पतला पुरुष भी निकलता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इस पर्सन को जो मूर्छा हुआ था वो पित्त की वजह से हुआ था। इसके बाद जो कफज मूर्छा है, इसमें तो बिफोर मूर्छा तो आप जान चुके हो कि आकाश में एक से भरा हुआ, अंधकार से घिरा हुआ। साथ साथ जो होश में आने के बाद क्या है कि एक पॉइंट ये बात के साथ कवर कर लिए कि देर से उठता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि होश में आने के बाद वो फील करेगा कि उसका पूरा का पूरा शरीर जो है ना गीले चमड़े से ढका हुआ है। ओके, मीन्स वेट क्लोथ या वेट जो स्किन से
क्या है, कवर्ड है पूरा बॉडी, उसके लिए वर्ड भी है प्रावृत्य अंगे आद्रेन चर्मना, गीला जो चर्म है ना उससे पूरा का पूरा बॉडी प्रावृत है, ढका हुआ है। एंड मुख से क्या होगा, लाल स्राव वो मिचली होता रहेगा। तो ये सारा का सारा लक्षण क्या है, कफज मूर्छा का है। सो आपको क्या करना है कि बिफोर मूर्छा एंड आफ्टर मूर्छा ये कंपेरेटिवली करके तीनों का देख लेना है। देन जो लास्ट है सन्निपातज मूर्छा, तो उसमें एक पॉइंट तो कॉमन हो गया कि सन्निपात है तो सम्मिलित लक्षण होगा। साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपस्मार के समान बिना भयंकर चेष्टा के शीघ्र ही आकर मनुष्य को मूर्छित करता है। जब आप अपस्मार वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, निदान स्थान के चैप्टर है अपस्मार, कि उसमें जो है कोई बड़ी चेष्टा नहीं होती है मूर्छित होने से पहले। इसमें अचानक ही इसमें जो एपिलेप्टिक जो है दौरा पड़ता है और वो मूर्छित हो जाता है। तो इसमें भी सन्निपातज में भी जो है बिना किसी चेष्टा के अचानक ही मूर्छा आ जाता है उस पर्सन को। तो ये होगा सन्निपातज मूर्छा। तो अब जो है मद एंड मूर्छा के बाद नेक्स्ट हम लोग जो है संन्यास को पढ़ने जा रहे हैं। तो संन्यास के बारे में क्या कह रहा है कि दोषेषु मद मूर्छायाः कृत वेगेषु देहिनाम स्वयं एव उपशामयन्ति संन्यासो न औषधे बिना। ओके, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आपको मद एंड मूर्छा के लिए एंड सेकेंड पार्ट संन्यास के लिए। तो मद एंड मूर्छा के लिए क्या कहता है, देही नाम, जो देहधारी मनुष्य है उसमें जिस भी दोष की वजह से मद एंड मूर्छा हो, वात पित्त कफ सन्निपात जिसकी वजह से भी हो, उसका वेग यदि शांत हो जाए, उस दोष का वेग यदि शांत हो जाए तो मद मूर्छा भी क्या होता है, स्वयं उपशामयंती, खुद ब खुद शांत हो जाएगा। यानी कि वात की वजह से मूर्छा हुआ है तो वात का वेग जो है, वात का दौरा जो पड़ा है वो यदि कंट्रोल में आ गया तो मूर्छा खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा, मद खुद ब खुद कंट्रोल में हो जाएगा, स्वयं उपशमन होगा। लेकिन संन्यास के बारे में क्या करा है, संन्यासो ना औषधे बिना, संन्यास जो है बिना औषध का शांत नहीं होगा। यानी कि संन्यास का केस हो गया है तो उसको औषध देना पड़ेगा तभी होश में आएगा। संन्यास का कोरिलेशन आप जो है कोमा से कर सकते हो, जिस तरह मद का कोरिलेशन क्या हुआ, ड्रिंक्ड पर्सन, मूर्छा हुआ फेंटिंग, वैसे ही संन्यास जो है कोमा से कोरिलेट किया जाता है। संन्यास के संप्राप्ति में क्या बता रहा है कि प्राण आयतन, ओके, तो जो प्राण आयतन है ना उसमें दोष जो आश्रित होता है, जो भी प्रबल दोष है वो जाकर के उसमें आश्रित होता है। तो प्राण आयतन क्या है, वैसे तो आप प्राण आयतन में 10 विध प्राण आयतन भी जानते हो, शंखो मर्मत्रय कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम, लेकिन यहाँ पर जो है प्राण आयतन में मेनली रक्त को लेंगे। क्यों, क्योंकि इसी चैप्टर के शुरू के ही कुछ श्लोका में जो है ये बताया है कि प्राणिनाम प्राणः सोनितम ही अनुवर्तते, यानी कि जो प्राणी के प्राण है वो सोनित का अनुवर्तन करता है। सोनित मीन्स रक्त। और यदि 10 प्राण आयतन भी देखोगे, शंखो मणिमत्र कंठ रक्त शुक्रोत्सी गुदम, तो उसमें भी रक्त आया है। तो मेनली प्राण आयतन जो है यहाँ पे रक्त ले रहे हैं। तो जो दोष प्रबल है वो जाके रक्त में आश्रित होता है। उसके बाद क्या करेगा कि निर्बल प्राणी का जो वाणी, देह और मन, इनकी चेष्टा को नष्ट करेगा और संन्यास की उत्पत्ति हो जाएगी। ओके, अब संन्यास के बारे में कुछ विशिष्ट पॉइंट जो स्पेशल वो दिया है कि काष्ठीभूतोपम मृतोपमा, यानी इसका जो उपमा किया है संन्यास में वो किससे किया है, काष्ठ के समान, जो काष्ठ होता है ना लकड़ी या वुड का जो स्टॉक होता है उसके समान मरे हुए के सदृश हो जाता है वो पर्सन जिसको संन्यास होता है। वो डेड बॉडी के जैसा, वो भी जो वुडी स्टॉक होता है ना उसके जैसा हो जाता है। ओके, एंड एक और पॉइंट ये बताया है कि सद्यः फलः क्रिया, यानी कि इसके लिए बहुत ही जल्दी इमीडिएट ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम का सिवियरिटी और बढ़ जाएगा। ओके, इसके उपमा में इसके बाद का ही नेक्स्ट श्लोका 45 में ये भी बताया है कि दुर्गे अम्बसी यथा मज्जत भाजनम त्वरिया बुधा, यानी कि कोई भी गहरा जल वाला कूप या नदी है ना, उसमें यदि कोई भी भाजन या बर्तन जो लोटा वगैरह होता है वो जो डूबता है तो उसको जो है गहराई तक जाने से पहले ही इसको जो समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यदि नहीं निकालेंगे तो वो यदि डेप्थ तक जाएगा तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, वापस लाना मुश्किल होगा। उसी तरीके से संन्यास के केस में इस पर्सन को जो है बिना डिले किए ही जल्द से जल्द उसको मेडिसिन दे करके इसको ठीक करना ज़रूरी है, अन्यथा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी और बचाने का चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसमें जो आशुकारी उपाय बहुत ही इमीडिएट एक्शन लेने का बात किया है।
तो आशुकारी उपाय में मेनली क्या सब है, तो उस पर्सन को जो है ऐसा ऐसा चीज़ करेंगे जिसके वजह से उसका मोटर रिस्पॉन्स हो, जैसे उसको तीक्ष्ण अंजन दे देंगे, अवपीड़क नस्य, धूम, प्रधमन नस्य, ये सब देंगे, जिसकी वजह से क्या हो कि उसको इतना तीक्ष्णता मिले कि वो बॉडी उसका रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। ओके, साथ साथ जो है उसको सुई के द्वारा शरीर में छेद करके पीड़ा पहुंचाए, या शरीर प्रदेश में कहीं भी दाह करे, नख के भीतर जो नेल्स है, नेल्स के भीतर में इस जगह पे क्या है सुई चुभाना, केस या लोम को नोचना, दांत से काटना, केवाच या कपिकच्छू, या फिर यहाँ पर उसके लिए आत्मगुप्ता वर्ड आया, ये सभी सिनोनिम्स है मुकुनापुरीराटा का। ओके, तो उसके फल से शरीर को रगड़ देना। ये बेसिकली इस फ्रूट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होता है इसके ऊपर में जो रोम होते हैं उसके वजह से। तो ओवरऑल जो है ये आशुकारी उपाय में हम ये करते हैं उस पर्सन को कि किसी तरह से उसका मोटर रिस्पॉन्स हो और वो एक्टिविटी शो करे, वो वापस जो है संन्यास से बाहर आ जाए। तो ये आशुकारी उपाय में। इसके अलावा क्या करना है, तो ये जो है इनको हम यहाँ पे एक ट्रिक में ही लिख दिए हैं। आप त्रिकटु जानते होंगे, सौंठ, मरीच या पिपली, सौंठ, मरीच एंड पिपली। ओके, तो सौंठ को मातुलंग सोरस, मातुलंग नींबू का वैरायटी है, मरीच को तीक्ष्ण मध्य के साथ, या पिपली को हिंगू के साथ। ओके, इन तीनों के साथ उसके मुंह में बार बार डालने के लिए कह रहा है, जिसकी वजह से इसकी तीक्ष्णता जो है और ज़्यादा बढ़ करके और उसको जो है थोड़ा बहुत मोटर रिस्पॉन्स जो है उसका आवे और वो संन्यास से बाहर आवे। ओवरऑल ये करना है कि उसको संन्यास से बाहर लाना। इस कंडीशन संन्यास कोमा का केस है और उससे बाहर लाना। ये हो गया संन्यास के लिए चिकित्सा। तो संन्यास की चिकित्सा के बाद मद एंड मूर्छा, इसकी भी चिकित्सा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो मद एंड मूर्छा की चिकित्सा में बताया है सबसे बेस्ट पंचकर्म, कि आप पंचकर्म करो। और पंचकर्म में भी क्या है कि स्नेहन स्वेदन पहले करना है। स्नेहन स्वेदन के बाद रोगी का बल क्या है, साथ साथ कौन सा दोष प्रबल है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार पंचकर्म कराना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो मद एंड मूर्छा मेनली मेंटल डिसऑर्डर है, तो उन्माद, अपस्मार, ये भी मेंटल डिसऑर्डर है। तो जो भी मानसिक रोग है उसमें जो भी चिकित्सा है उन सभी का यूज हम कर सकते हैं मद मूर्छा में भी। ओके, सारे के सारे मानसिक रोग में लगभग एक जैसे ही चिकित्सा होते हैं। तो उन्माद प्रकरण में कहे गए महाकल्याणक घृत, जिसको अष्टविंशति औषध के नाम से दिया गया यहाँ श्लोका में, इसमें मेनली अष्टविंशति मीन्स 28 औषध का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको महाकल्याणक घृत आप कहो या पानीय कल्याण घृत कहो, उनका यूज करते हैं। इसके अलावा जो है तिक्त घृत का भी यूज बताया। कुष्ठ प्रकरण में मेनली ये बताया गया है, साथ साथ मद मूर्छा के भी चिकित्सा में। इसके अलावा महातिक्त घृत, षटपल घृत या त्रिफला का घृत मधु एंड चीनी के साथ प्रयोग करना। और घृत में एक और है कुंभ सर्पी। कुंभ सर्पी, सर्पी मीन्स घृत ही होता है, सिनोनिम्स है। कुंभ सर्पी मेनली 10 वर्ष पुराना घी है, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा शिलाजतु का प्रयोग जो है दूध के साथ कर दें, या फिर केवल दूध का प्रयोग करने को कहा है, या फिर दूध के साथ पिपली या दूध के साथ चित्रक का प्रयोग करने को कहा है। इसके अलावा एक और है रसायन का प्रयोग। तो इन सभी का प्रयोग करके मद एंड मूर्छा जो मानसिक व्याधि है उनसे निजात पाया जा सकता है, उसका चिकित्सा किया जा सकता है। सो इन दिस वे ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है। एंड सॉरी कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने में काफ़ी लेट कर दिया। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था जिस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।